हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट आवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। देखिए, कल की क्लास में हम लोगों ने लेटर मुगल कर लिया था। आज बोर्ड में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मैं क्लास रोकना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मैं आपको लैपटॉप के माध्यम से पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज डोंट माइंड। और एक या दो क्लास जो है हम लैपटॉप के माध्यम से करेंगे, फिर से जैसे ही बोर्ड जो है रिकवर हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम चल रही है, एक्चुअली एक पोल गिर गया है, जिसकी वजह से हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आपको 100% समझ आएगा, ये मेरी गारंटी है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस क्लास में हम लोग देखो बंगाल को पढ़ेंगे, अवध को पढ़ेंगे, प्लासी के युद्ध को पढ़ेंगे और बक्सर के युद्ध को पढ़ेंगे। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी, बंगाल और अवध को पढ़ेंगे। और देखते हैं किस तरीके से औरंगजेब के मरने के बाद, औरंगजेब की डेथ के बाद, देखो औरंगजेब मर गया था 1707 में। अब इसके जो बेटे आगे राज संभालते हैं, वो इतने ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे। आपने कल भी देखा, जो लेटर मुगल थे वो 2 साल के लिए, 4 साल के लिए आते हैं, फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनमें से किसी में भी इतनी एफिशिएंसी थी ही नहीं कि वो साम्राज्य को संभाल ले। अब जैसे ही पता लगा कि मुगल साम्राज्य जो है वो कमजोर हो रहा है, वो वीक हो रहा है, तो उनकी वीकनेस को देखते हुए जो उनके दरबारी लोग थे, जो उनके गवर्नर थे, जैसे अलग अलग राज्य को संभालने के लिए अलग अलग लोग भेजे जाते हैं। बंगाल को संभालने के लिए कोई और भेजा गया था, अवध को संभालने के लिए किसी और को भेजा हुआ था, बिहार को संभालने के लिए किसी और को भेजा हुआ था। तो अब हुआ क्या, ये जो दूर दराज में लोग बैठे हैं, उन्होंने देखा कि राजा तो मर गया और उसके जो औलाद है, जो उसके बच्चे हैं, उनमें इतना दम है नहीं। तो बंगाल का जो नवाब था, बंगाल का जो गवर्नर था उस समय, जो मुगलों के अंडर ही आता था, उसने खुद को स्वतंत्र, खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। उस समय बंगाल जो है आज का बंगाल नहीं है। उस समय बंगाल में उड़ीसा, बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल और असम का हिस्सा भी आता था। ठीक है, यहाँ का सूबेदार कह दो, यहाँ का गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खान था, जो मुगलों के ही अंडर आता था। जब इसने देखा कि मुगल अब स्ट्रोंग ही नहीं रहे, तो इसने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया कि बंगाल अब स्वतंत्र है और मुगलों के अंडर नहीं आएगा। पहला बंगाल नवाब कौन बन गया? मुर्शिद कुली खान। इसने खुद को नवाब कह दिया। ठीक है, और इसने जो बंगाल की राजधानी ढाका थी, उसको चेंज करके क्या कर दिया? उसको चेंज करके मुर्शिदाबाद कर दिया। बंगाल की जो राजधानी थी ढाका, उसको चेंज करके क्या कर दिया? मुर्शिदाबाद, उस कैपिटल को चेंज कर दिया। अब होता क्या है, इसने इतना कर दिया। इसके बाद यानी मुर्शिद कुली खान के बाद, मुर्शिद कुली खान पहले एक हिंदू राजा था, इसने धर्म परिवर्तन किया था, इसको भी याद रखना। अब जो अगला नवाब बनेगा वो बनेगा शुजाउद्दीन, जो 1727 से 1739 तक बंगाल के अंदर नवाब रहेगा। इसके बारे में आपको कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब नेक्स्ट नवाब आएगा जिसका नाम होगा सरफराज, जो शुजाउद्दीन का ही बेटा है, सरफराज, 1739 से लेके 1740। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो, सरफराज के समय में जो बिहार का गवर्नर था, मैंने क्या कहा कि अलग अलग राज्यों का गवर्नर अलग अलग होता था जो मुगलों के अंडर आते थे। इस समय जो बिहार का गवर्नर था उसका नाम था अलीवर्दी खान। ठीक है, इसने सरफराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसने क्या कहा कि बंगाल तो मेरे अंडर आना चाहिए, और इसने सरफराज के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और दोनों की लड़ाई हो रही है बैटल ऑफ गिरिया। ठीक है, बैटल ऑफ गिरिया, गिरिया भी जो है वो इधर बंगाल के ही पास है। गिरिया के अंदर बैटल हो रही है, नाम दे दिया बैटल ऑफ गिरिया, जो 1740 में होती है, सरफराज के बीच में और बिहार का गवर्नर अलीवर्दी खान के बीच में। और इस लड़ाई में सरफराज को मार दिया जाता है और इधर अलीवर्दी खान इस युद्ध में जीत जाता है और खुद को अब नेक्स्ट नवाब जो है वो घोषित कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा? अगला नवाब कौन बन गया? अलीवर्दी खान बन गया। अब जो अलीवर्दी खान है वो 1740 से 1756 तक रहेगा। एक और बात याद रखना कि इसी के ही समय में, सरफराज खान के ही समय में, 1739 में नादिर शाह आता है आक्रमण करने। नादिर शाह आएगा आक्रमण करने, कहां पे? मयूर सिंहासन लेके जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखोगे आप। अब इसके बाद क्या होता है? अलीवर्दी खान नया गवर्नर बनता है, जो 1740 से 1756 तक रहेगा। इसने ये कहा कि अंग्रेज मधुमक्खियों का छत्ता है, हाइव ऑफ बीज है। इसने ऐसा क्यों कहा? इसने कहा कि देखो भाई, जब तक मधुमक्खियों से बना के रहोगे वो आपको शहद देगा, और जब आप मधुमक्खियों को छेड़ दोगे तो वो आपको काटेगी, आपको नुकसान देगी। इसी तरीके से इसने क्या कहा कि जो अंग्रेज लोग हैं वो मधुमक्खियों के छत्ते जैसे हैं। अंग्रेजों से जब तक बना के रखोगे ये आपको कुछ नहीं कहेंगे। जैसे ही आपने अंग्रेजों के खिलाफ कोई बात की, अंग्रेज जो है वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको काटेंगे, वो आपको दुखी करेंगे। तो इसने अंग्रेजों से हमेशा बना के रखी। इसके समय में अंग्रेज ना बहुत ही हावी हो गए, अलग अलग दस्तक का यूज कर रहे हैं। अंग्रेज जो है अपनी मर्जी से सारा व्यापार कर रहे हैं, और इन्होंने उसको बंगाल में किसी तरीके की रोक टोक के लिए नहीं रोका। अलीवर्दी खान इसने अंग्रेजों से हमेशा बना के रखी। अब अलीवर्दी खान के बाद जो नेक्स्ट रूलर, जो नेक्स्ट नवाब आएगा, जिसका नाम है सिराजुद्दौला,
जो 1756 से 57 तक रहता है, इसको ब्रिटिशर्स की इस मनमानी से प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, इसको ब्रिटिशर्स की इस मनमानी से प्रॉब्लम होने लगी और क्या-क्या प्रॉब्लम इसने यहाँ पे देखने को मिली उसको समझिए। एक तो इसको प्रॉब्लम ये हुई कि ये लोग ना फोर्टिफिकेशन करने लगे। फोर्टिफिकेशन क्या होता है? ये लोग किलाबंदी करने लगे। क्योंकि जो इससे पहले वाला राजा था, उसने तो इनको कुछ कहा ही नहीं। उसने इनको कुछ क्यों नहीं कहा? उन्होंने कहा ये तो मधुमक्खियों का छत्ता है, अगर मैं इनसे बना के रखूंगा तो ये मेरे काम आएंगे, और अगर मैं इनसे कुछ कहूंगा तो अंग्रेज मुझे उठा के फेंक देंगे। इसके समय में फोर्टिफिकेशन बहुत बढ़ गया। अब सिराजुद्दौला को ये बातें समझ नहीं आ रही है। फोर्टिफिकेशन होता क्या है? जो भी इनकी फैक्ट्री थी, उनके चारों तरफ ऐसे बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देना, चारों तरफ बड़ी बड़ी दीवार खड़ी कर देना, ताकि पूरा एरिया इनके अंडर आ जाए और बिल्कुल एक शहर की तरह इनका अलग बस जाता था। जहां पे इनका सामान है, जहां पे इनकी आर्मी है, वो सब लोग यहीं पे रहते थे, खाते पीते थे। तो इस तरीके से इन्होंने किलाबंदी कर दी। जो ब्रिटिशर्स लोग थे, उन्होंने किलाबंदी कहां शुरू की? उन्होंने कैलकाटा के अंदर किलाबंदी शुरू कर दी। और जो फ्रेंच लोग थे, उन्होंने कहां की? उनकी फैक्ट्री कहां थी? चंदर नगर में। मैंने आपको कल भी बताया है, चंदर नगर के अंदर उनकी फैक्ट्री थी, उन्होंने वहां पे किलाबंदी शुरू कर दी। एक तो ये प्रॉब्लम थी सिराजुद्दौला को कि तुम किलाबंदी कैसे कर रहे हो। दूसरी जो प्रॉब्लम थी, इसने देखा कि ये लोग दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं। दस्तक का मिसयूज कर रहे हैं। ये दस्तक क्या था, इसको समझो। अब आपको पता है कि फर्रुख सियार जब बीमार हो गया था, तो विलियम हैमिल्टन नाम का जो डॉक्टर है, अंग्रेजों की तरफ से आता है और इसको ठीक कर देता है। जिसके बदले फर्रुख सियार ने क्या कहा कि बंगाल के अंदर आप लोगों को किसी तरीके का टैक्स नहीं देना। आप मुझे 3000 रुपए दे दो और बदले में आपको कुछ नहीं देना, टैक्स आपको नहीं देना। ठीक है, मैं अपने आप लोगों के व्यापार को फ्री कर दूंगा, बिल्कुल फ्री। आपके ऊपर कोई कस्टम ड्यूटी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे टैक्स नहीं लगेगा, बिल्कुल टैक्स फ्री ट्रेड आपको करना है। अब ये पावर सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जो हैं, ये दस्तक क्या था? ये एक तरीके का पास था। जिसके पास भी ये पास था, उसको पता लग जाता था भाई हाँ, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का है और ये दस्तक है इनके पास और इनसे टैक्स नहीं लेना है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर जो प्राइवेट लोग थे, उन्होंने क्या किया? खुद से ही ये पास बनाने शुरू कर दिए। खुद से ही ये पास बनाने शुरू कर दिए कि राजा ने हमको परमिशन दी है, हम ये पास बना सकते हैं, और इनको बेचने लगे कि तुमको देखो, टैक्स वैसे तो तुम 400 रुपए टैक्स दोगे, अगर हमसे पास लोगे तो आपको 100 रुपए टैक्स देना पड़ेगा, 100 रुपए आप हमको दे दो। इस तरीके से क्या हुआ कि प्राइवेट लोगों ने इन दस्तक का मिसयूज करना शुरू कर दिया। जब इन दस्तक का मिसयूज होना शुरू हो गया, तो सिराजुद्दौला को और प्रॉब्लम हो रही है। और इसके समय में क्या प्रॉब्लम थी वो समझिए। अंग्रेज और कैसे अपनी मनमानियां कर रहे थे। एक तो मिसयूज ऑफ दस्तक हो रहा था, फोर्टिफिकेशन हो रहा था। इंग्लिश लोग कैलकाटा के अंदर अपनी फैक्ट्री का फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं और फ्रांस वाले चंदर नगर में अपने अपने जो फैक्ट्री है उसका फोर्टिफिकेशन, किलाबंदी कर रहे हैं। दोनों ही प्लेस बंगाल में थे। 1756 में सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। कहां पे? इनकी इनकी मार्केट पे। इनकी मार्केट कहां थी? कलकत्ता में और कासिम बाजार, जो बंगाल के अंदर ही। यहां पे सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया। और क्या किया? इस अटैक के बाद कलकत्ता को रीनेम भी कर दिया और खुद के नाम पे अलीनगर नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? अलीनगर इसको नाम दे दिया 20 जून 1756 को। ये बात याद रखोगे, कलकत्ता का नाम बदल के क्या कर दिया सिराजुद्दौला ने? क्या कर दिया? अलीनगर। ठीक है, और 20 जून 1756 को इसने ये नाम बदला है। ठीक है, अब कलकत्ता के हेडक्वार्टर का नाम जो फोर्ट विलियम था, कलकत्ता के हेडक्वार्टर का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। आपको याद है ना, मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज बनाया था और कैलकाटा में फोर्ट विलियम बनाया था। अब होता क्या है, यहाँ पे टोटल 146 ब्रिटिशर्स थे। फोर्ट विलियम में टोटल 146 ब्रिटिशर्स थे। सिराजुद्दौला ने क्या किया? इन सब 146 अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया और वहां पे घुटन के कारण इनकी मौत हो गई और सिर्फ 23 ही लोग बचे। सिर्फ 23 बच्चे बचे वहां पे, 23 लोग बचे, बाकी सब 146 में से लोग मर गए। और इसी को ही ब्लैक होल ट्रेजेडी, काल कोठरी कांड के नाम से जाना जाता है। और ये सारा वृतांत अंग्रेज के ही एक बंदे विलियम हॉलवेल ने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, अब जैसे ही ये इतनी बड़ी खबर फैली, मद्रास में इनका एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बोला भाई सेना तैयार कर लो, सेना रेडी कर लो, और मैं अब सेना लेके चढ़ाई कराऊंगा कलकत्ता पे। और इसने कलकत्ता को कैप्चर कर लिया जनवरी 1757 में। अब जब कलकत्ता को कैप्चर कर लिया, तो अब जो सिराजुद्दौला है उसके पसीने छूट रहे हैं और दोनों के बीच में अलीनगर की संधि हो रही है 9 फरवरी 1757 को। वेरी इंपॉर्टेंट डेट। ट्रीटी ऑफ अलीनगर किस किस के बीच में हो रही है? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में हो रही है।
रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कहा सिराजुद्दौला को कि एक तो तू पैसे दे, तेरी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है, तू हमको पैसे दे। सारा एक्सपेंडिचर सिराजुद्दौला पे डाल दिया, आर्मी वगैरह का सारा। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि फिर से किलाबंदी हम तो करेंगे, हमें कोई नहीं रोकेगा। तो ये ट्रीटी के अंदर सिग्नेचर हो गया कि ठीक है तुम किलाबंदी कर लो। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने इसकी एक बात मान ली कि दस्तक का जो प्राइवेट यूज हो रहा है उसको हम बैन कर देंगे, और सारा खर्चा सिराजुद्दौला पे डाल दिया। अब ये सिराजुद्दौला को हटा के नया बंगाल का नवाब चाहते थे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमेशा चाहते थे कि बंगाल हमारे अंडर रहे, और सिराजुद्दौला इनकी सुनता नहीं था। तो इनको एक ऐसा नवाब चाहिए था जो इनकी कठपुतली की तरह रहे, बिल्कुल इनका पपेट बन के रहे, इनकी ही बातें माने। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है हुगली के पास। ठीक है, प्लासी जो है ये भी बंगाल के पास पलाश नाम की जगह है। यहाँ पलाश नाम के फूल है, पलाश के फूल है, जिसकी वजह से इस जगह का नाम प्लासी है, बंगाल के पास हुगली नदी के किनारे। अब यहाँ पे क्या होता है, दोनों के बीच में लड़ाई होती है, रॉबर्ट क्लाइव एक तरफ, सिराजुद्दौला एक तरफ। ये एक ऐसी लड़ाई थी, बैटल ऑफ प्लासी ऐसा कहा जाता है, ये वो युद्ध था जो कभी लड़ा ही नहीं गया, जो कभी लड़ा ही नहीं गया। क्योंकि अगर लड़ाई होती तो सिराजुद्दौला जीतता, काफी पावरफुल था ये, लेकिन ये धोखे से हराया गया। सिराजुद्दौला के ही दरबार का एक व्यक्ति था मीर जाफर, एक व्यक्ति था राय दुर्लभ, ये सेठ था, मतलब धनी सेठ था, काफी पैसे वाला मर्चेंट था ये। जगत सेठ और आमिर चंद भी व्यापारी थे, और मीर जाफर नाम का इसका आर्मी कमांडर था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने राजा से गद्दारी की। इन चारों लोगों ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ पहले ही बातें कर ली। सिराजुद्दौला को यह लग रहा था ये चारों मेरी टीम में है, मेरे बंदे हैं। लेकिन मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ और आमिर चंद ने युद्ध के मैदान में जाके सिराजुद्दौला को प्रोटेक्ट किया ही नहीं, और इवन रॉबर्ट क्लाइव की तरफ से वापस इन्हीं के ऊपर ही अटैक करने लगा, बंगाल के लोगों पे ही अटैक करने लगा। ठीक है, उस समय सिराजुद्दौला का साथ दिया मोहनलाल और मीर मदान ने। मीर मदान ने आर्मी की कमान संभाली, सारथी बना, और जब मीर मदान की डेथ हो गई तब सिराजुद्दौला के हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ गए और सिराजुद्दौला को भी मार दिया गया। ठीक है, तो इन चारों की गद्दारी की वजह से ये युद्ध हुआ है। इसीलिए कहा जाता है कि ये एक ऐसा युद्ध है जो कभी लड़ा ही नहीं गया। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर ऑफ बंगाल बना दिया गया, और ये कहा कि तेरा मन करे तू गवर्नर बन जा और तेरा मन करे तू किसी और को बना दे। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या बोला, हम तो व्यापारी लोग हैं, व्यापार के लिए आए हैं, मैं कहाँ बंगाल संभालूंगा, ना ही यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम मुझसे सुलझाई जाएगी। तो ऐसा करता हूं, मैं अपना एक कठपुतली यानी अपनी इशारों पे चलने वाले एक व्यक्ति को, एक पपेट व्यक्ति को मैं गवर्नर बना देता हूं। अब इन चारों ने किस शर्त पे रॉबर्ट क्लाइव की मदद की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफर को यह कहा था कि देख भाई, मैं ना तेरे को नवाब बना दूंगा, इसको मरवा दे सिराजुद्दौला को, मैं तुझे नवाब बना दूंगा। तो रॉबर्ट क्लाइव ने अपना प्रॉमिस पूरा किया और इसने मीर जाफर को नया नवाब बना दिया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब एक किंग मेकर बन गई है। इंडिया के लिए डिवाइड एंड रूल खेलते चले गए। अब नेक्स्ट नवाब किसको बना दिया? मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बना दिया, जो 1757 से 1760 तक नवाब रहा। मीर जाफर ने 24 परागना के दीवानी राइट्स दे दिए। मीर जाफर ने क्या किया, इनको जो बंगाल का सबसे बड़ा क्षेत्र था जिसका नाम है 24 परगना, उसके दीवानी राइट्स अंग्रेजों को दे दिए। दीवानी राइट्स क्या होता है? राइट टू कलेक्ट टैक्स। राइट टू कलेक्ट टैक्स मतलब कि इस एरिया से आने वाला सारा राजस्व, सारा पैसा, सारा टैक्स तुम ले सकते हो, सारा रेवेन्यू तुम्हारे पास होगा। अब हो क्या रहा था, भारतीयों का ही पैसा अंग्रेज ले जा रहे थे और फिर इस सामान से, इस पैसे से ये लोग अपना व्यापार करते थे और सामान बना बना के वापस से भारत में ही बेचते थे। हमारे ही पैसे से तो सामान बनाते और फिर वो सामान हमें ही बेचते, जिसकी वजह दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इन्होंने साथ में क्या लिखी, एक और बुक लिखी, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी कि किस तरीके से भारत का जो धन है वो निष्कासित होता जा रहा है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में भारतीय सदस्य बनने वाले पहले एशियन थे, तो पहले भारतीय भी यही थे। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में सदस्य बनने वाले पहले एशियन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, अब धीरे धीरे इंडिया जो है ब्रिटेन का उपनिवेश बनने लगा, ब्रिटेन की कॉलोनी बनने लगा। कॉलोनी क्या होता है? जहां पे जो एक देश है दूसरे देश के इकोनॉमिक राइट्स जो है अपने हाथ में लेने लगे। अब इंडिया धीरे धीरे ब्रिटेन की कॉलोनी बनने लगा था। मीर जाफर ने अब देखा कि ये तो यार बहुत परेशान कर रहे हैं, अभी पैसा दिया था फिर पैसा मांग रहे हैं। मीर जाफर ने इन्हें और पैसे देने से मना कर दिया
और डच लोगों के साथ जा मिला। डच को कहा कि देखो भाई, हमें अंग्रेजों से पीछा छुड़वाना है और तुम मेरी मदद करो। इस बात का पता अंग्रेजों को लग जाता है कि भैया ये तो डच के साथ मिल रहा है। पहले तो डच को पीटा बैटल ऑफ बेदारा में। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होती है डच के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में, जिसमें डच जो है वो हारते हैं और ब्रिटिशर्स जो है पूरे राज्य पे कब्जा कर लेते हैं और डच को निकाल देते हैं। ठीक है, जैसे ही इनको पता लगा कि मीर जाफर हमारे ही खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, इन्होंने नेक्स्ट नवाब किसको बना दिया, मीर जाफर को हटा दिया। और इसी का ही सन इन लॉ था, इसी का ही दामाद था, जिसका नाम था मीर कासिम, इसको नया नवाब बना दिया। ठीक है, ये मीर जाफर का दामाद था, सन इन लॉ था। मीर कासिम 1760 से 63 तक अब नया नवाब रहेगा। 1759 में बैटल ऑफ बेदारा होता है। ये डच लोगों को कहते हैं हमारे ही बंदे को हमारे खिलाफ भड़का रहे हो। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और डच की लड़ाई होती है। डच का इस लड़ाई में एंड हो जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है। मीर कासिम से इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने मीर कासिम से ये कहा कि देखो अभी तो हमारे पास सिर्फ 24 परगना के दीवानी राइट्स हैं, अब हमको बुर्दवान के, मिदनापुर के और चिटगांव के भी दीवानी राइट्स चाहिए, यानी यहाँ का टैक्स भी हम लोग कलेक्ट करके हम लोग ही यूज करें। अब मीर कासिम बोला यार ठीक है ये तो ले लो, लेकिन मीर कासिम भी इनसे परेशान था, इनकी जरूरतें पुगाते पुगाते ये भी परेशान हो चुका। इसने क्या किया, इसने सोचा कि मुर्शिदाबाद में रहूंगा तो ये रोज खून पिएंगे। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो चेंज करके कहां कर ली, मुर्शिदाबाद से इन्होंने अपनी कैपिटल को बदल के मुंगेर नाम की जगह पे अपनी कैपिटल जो है वो कर ली। ठीक है, और ये अंग्रेजों के खिलाफ होने लगा, इसको गुस्सा आने लगा अंग्रेजों से। बिहार में एक ऑफिसर को गोली मार दी इसने और ये क्या हुआ, अवध में भाग गया। वहां मुगल्स को मैसेज दे रहा कि भाई देखो ब्रिटिशर्स को रोकना बहुत जरूरी है, अगर नहीं रोका तो आज तो बंगाल लिया है, धीरे धीरे पूरा भारत इनके कब्जे में हो जाएगा। अवध के राजा को मनाया, अवध के नवाब को मनाया कि देखो हमको ब्रिटिशर्स के खिलाफ मिलना पड़ेगा। तो इधर से कौन था, इधर से तो था ये मीर कासिम, बंगाल का नवाब। फिर मिल गया इसके साथ अवध का व्यक्ति जिसका नाम था शुजाउदौला, शुजाउदौला। ठीक है, और फिर एक मिल गए मुगल का उस समय राजा, मुगल राजा कौन था, शाह आलम टू, शाह आलम टू। इन तीनों ने मिलके अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई बोल दी 1757 के अंदर। ठीक है, 1764 में 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर नामक जगह पे बैटल ऑफ बक्सर होती है, जिसमें एक तरफ मीर कासिम यानी कि बंगाल का नवाब, शुजाउदौला यानी अवध का नवाब और मुगल किंग शाह आलम टू ब्रिटिशर्स से लड़ते हैं। ब्रिटिशर्स की तरफ था उस वक्त हेक्टर मुनरो, क्या नाम था उसका, हेक्टर मुनरो। ये हार जाते हैं और ये जीत जाता है, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं और यहीं से हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। बंगाल जो रिच स्टेट था उसकी हालत खराब कर दी गई। अब पहले की तुलना में बंगाल जो है बहुत उसकी हालत खराब होने लगी, सारा पैसा इन अंग्रेजों ने लूट लिया। बंगाल का बक्सर का जो युद्ध है उसकी समाप्ति पे 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम टू के बीच में। शाह आलम टू को यह कहा कि देखो भाई पूरा बंगाल अब हमारे अंडर आएगा और बंगाल के अंदर जितनी जगह आती है, बिहार, असम, उड़ीसा के जितनी जगह आती है, हम उन सबके दीवानी राइट्स लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी हर जगह का टैक्स कलेक्ट करेगी। और शुजाउदौला को बोला, जो अवध का राजा था, अवध का नवाब था, उसको कहा कि अवध जो है हमारे अंडर रहेगा। अवध किससे संपर्क रखेगा, क्या इसके मैटर रहेंगे क्या नहीं रहेंगे, वो सब हम डिसाइड करेंगे। अवध अब एक सुबॉर्डिनेट राज्य बनेगा। बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी कि द्वैध शासन शुरू हो गया। ये द्वैध शासन क्या है इसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। अभी के लिए बस समझ लो कि बंगाल की हालत बुरी है, अवध जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो चुका है, बंगाल में द्वैध शासन शुरू हो जाएगा। अब बात करते हैं हम अवध की। ये डुअल सिस्टम और बंगाल का ये सब चीजें बाद में बताऊंगी, पहले अवध को समझो। अवध जो है कहां से कहां तक फैला था, ये कर्मनासा रिवर से लेके कन्नौज तक फैला था। इस तरफ था अवध के मराठा एम्पायर, अवध यानी यूपी, और इस तरफ था ब्रिटिश एम्पायर। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये बफर स्टेट था। बफर स्टेट कौन होता है, जो बीच में आता है दो जगह के। ठीक है, फर्स्ट नवाब ऑफ अवध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी पूछता है। फर्स्ट नवाब ऑफ अवध कौन था, सादत खान था, जिसका नाम था बुरहान उल मुल्क। वैसे सब सादत खान के नाम से ही जानते थे। अवध जो है 1722 में इंडिपेंडेंट हुआ था और 1722 से लेके 1739 तक सादत खान ही यहाँ पे संभालता था सब कुछ। उस समय मुगलों का बादशाह कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। कौन था, मोहम्मद शाह रंगीला। इस चीज को याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय मुगल बादशाह था। अवध की कैपिटल क्या थी, फैजाबाद। ठीक है, 1739 में जब नादिर शाह आता है
सादत खान ने ही उसको दिल्ली भेजा था, क्योंकि सादत खान को क्या था कि अगर दिल्ली कमजोर हो गया तो मैं आराम से अपना अवध के ऊपर राज कर सकूंगा। तो सादत खान ने नादिर शाह को यह कहा कि देख, तुझे प्रॉफिट चाहिए ना, तो तू दिल्ली चला जा। अब नादिर शाह जब दिल्ली जाता है तो उसको वहां कुछ खास मिलता नहीं है। जब कुछ खास नहीं मिला तो नादिर शाह ने सादत खान को ही कहा कि देख भाई, तूने भेजा था, मुझे वहां कुछ खास प्रॉफिट हुआ नहीं, तो जितने का नुकसान हुआ है वो तू दे मुझसे, वो तू दे। और सादत खान ने शर्म की वजह से सुसाइड कर लिया था कि सबको पता लगेगा कि मैंने अपने ही मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया है, ठीक है, और इसने सुसाइड कर लिया। तो पेपर में क्वेश्चन बनता है कि कौन सा ऐसा मुगल राजा था या कौन सा ऐसा नवाब था जिसने सुसाइड किया था, जहर पिया था, वो था सादत खान। अब अगला नवाब सादत का बेटा तो कोई था नहीं, उसका भतीजा बनेगा जिसका नाम है सफदरजंग, जिसको अब्दुल मंसूर खान के नाम से भी जानते हैं। ये नवाब बना 1739 से 54 तक। ये मुगलों के समय में एक वजीर था, ठीक है, एक प्राइम मिनिस्टर था, एक वजीर था। अब इसके बाद जब ये भी चला जाएगा सफदरजंग, उसके बाद नया नवाब आएगा शुजाउद्दौला, जो काफी इंपॉर्टेंट है। 1754 से 1775 तक रहा। 1761 में होने वाली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इसी के समय पे होती है, लेकिन उस समय इसने मराठाओं का साथ ना देके अफगानियों का साथ दिया था। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर भी इसी ने पार्टिसिपेट किया था 1764 में। और 1773 में ट्रीटी ऑफ बनारस यानी बनारस की संधि वॉरेन हेस्टिंग के साथ इसी ने ही की। और वॉरेन हेस्टिंग को 50 लाख रुपए दिए थे और बदले में उससे कड़ा नाम की जगह और इलाहाबाद नाम की जगह अवध में मिलाने को कही थी। उसके बाद नया नवाब बनता है असफ उद दौला, जो 1775 से लेके 1797 तक रहता है। इसने अपनी कैपिटल फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर ली थी, ठीक है, फैजाबाद से लखनऊ शिफ्ट कर ली थी असफ उद दौला ने। ये एक शिया मुसलमान था। कौन था? शिया मुसलमान। और मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री में भी बताया है कि शिया मुसलमान जो है मुहर्रम मनाते हैं, शोक दिवस मनाते हैं। और इस मुहर्रम को सेलिब्रेट करने के लिए लखनऊ में एक बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया? असफ उद्दौला ने ही बनवाया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद नया नवाब आएगा सादत अली खान टू, जो 1798 से 1819 तक रहा। इसी ने ही वेलेजली के साथ, यानी लॉर्ड वेलेजली जो अंग्रेजों का एक गवर्नर था, लॉर्ड वेलेजली के साथ सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि साइन की थी। ये सहायक संधि क्या थी? इसके अंदर जो अंग्रेज है वो भारतीय को कहते थे कि देख, हमारी आर्मी तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हारी बॉर्डर पे खड़ी है, लेकिन इसके बदले क्या होगा? तुम इस आर्मी का पूरा खर्चा, इनकी सैलरी वैलरी तुम दोगे, इनका खाने पीने का, इनकी प्रोटेक्शन तुम करोगे, बदले में ये तुम्हारी बाहरी चीजों से सुरक्षा करेगी। इसको कहते थे सब्सिडरी अलायंस। तुम अपनी आर्मी, कभी खुद की आर्मी मेंटेन नहीं करोगे, तुम्हें हमारी ही आर्मी रखनी पड़ेगी, लेकिन इस आर्मी का खर्चा तुम उठाओगे। तो सादत अली खान टू ने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि साइन कर ली। इसके बाद लास्ट नवाब बनता है अवध का, जिसका नाम है वाजिद अली शाह। 1856 में डलहौजी ने इससे अवध छीन लिया था, क्योंकि डलहौजी ने गुड गवर्नेंस नाम का एक एक्ट चलाया था और उसके अंदर इसने ये कहा था कि कोई भी जो राजा अच्छे तरीके से काम नहीं करता, हम उससे उसका राज्य छीन लेंगे और हम उस राज्य को अच्छी तरीके से चलाएंगे। तो डलहौजी ने वाजिद अली शाह को भी कहा कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, ऐसे ही बकवास कर रहा था, ऐसी कोई बात थी भी नहीं, बट इनको इसका राज्य चाहिए था। तो बस डलहौजी ने ये प्रूव कर दिया कि तुम अच्छा व्यापार, अच्छा शासन नहीं कर रहे हो, तो गुड गवर्नेंस के चलते आपको हटाया जाता है। और वाजिद अली खान को अवध का जो नवाब था उसको हटा दिया गया। और जो वाजिद अली खान है वो कथक डांस के अंदर बहुत फेमस था, बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा ऐसा नवाब था जिसको कथक का शौक था? वाजिद अली शाह। इसको कलकत्ता में नजरबंद कर लिया गया और वहीं पे इसकी डेथ हो गई कलकत्ता के अंदर। इस तरीके से अवध भी अब अंग्रेजों के अंडर हो गया है और बंगाल भी अंग्रेजों के अंडर हो गया है। तो यहां तक हमने ये क्लास की, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आई है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।